बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टू क्लासेस में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक्स पढ़ा था। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक्स में हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं: कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्केचिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द कर्व, नेचर ऑफ रूट्स, रूल ऑफ इनइक्वालिटीज और डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेजन को जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में होती है उसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं: ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, उसके 3 स्टेप्स थे, वो हमने अप्लाई करे थे और उसके हमने कुछ सवाल सॉल्व करे थे। ठीक है, फिर हमने सीखा था स्केचिंग का क्वाड्रेटिक कर्व। कर्व किस तरह स्केच होता है? जब हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक कर्व को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस फॉर्म की मदद से हम लोग अपने कर्व को स्केच करते हैं। ठीक है, स्केच किस तरह करते हैं बेटा? उसके हमारे पास 5 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था हम लोग चेक करेंगे कि ए की वैल्यू ग्रेटर है या लेस देन है, जिससे हमें लगेगा कि मिनिमम कर्व बनेगा या मैक्सिमम कर्व बनेगा। टर्निंग पॉइंट निकालते थे, वाई इंटरसेप्ट निकालते थे, जिससे हमारा कर्व बनता था। जो भी के की वैल्यू होती थी वो हमेशा हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती थी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो हमेशा एच होती थी। ठीक है जी बेटा तुलसी। फिर हमने कुछ कर्व बनाना सीखे थे। ठीक है, उसकी हमने कुछ एग्जाम्पलें करी थी। एक दो कर्व मुझे आप लोगों ने बना के दिखाए थे। फिर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं: रियल रूट्स और नॉट रियल रूट्स। और रियल रूट्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज थी: रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इस पर भी हमने डिटेल में डिस्कशन करी थी। फिर हमने 4 रूल ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ी थी। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि रूल ऑफ इनइक्वालिटीज और नेचर ऑफ रूट्स के सवाल एक साथ कंबाइन होकर आते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के। इसके हमने एग्जाम्पल क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, कुछ मैंने कराए थे, फिर आप लोगों ने एक सवाल मुझे सॉल्व करके दिया था, ये वाला। ठीक है, उम्मीद है ये याद होगा आप लोगों को। ये वाला सवाल भी सॉल्व किया था। और फिर हमने डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स पढ़ा था। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स हमारा रह गया था, वो पढ़ के फिर हम लोग फंक्शंस की तरफ जाते हैं। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स की एग्जाम्पल हम लोग ज़रा पीछे से ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स में बेसिकली होता क्या है? हमारी जो इक्वेजन है उसमें पावर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा होती हैं, 2 से कम होती हैं। ठीक है, तो हमें अपनी इक्वेजन को सपोज करके क्वाड्रेटिक इक्वेजन बना के सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये सवाल है: एक्स की पावर 6 माइनस 28x³ प्लस 27 इज इक्वल टू 0। हमें बोला भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें पहले इस इक्वेजन को क्वाड्रेटिक इक्वेजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास एक इक्वेजन होगी ना तो उसमें दो वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिसमें पावर होगी और एक आपके पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपके पास जो दो वेरिएबल्स है ना, ठीक है, उसमें जिस वेरिएबल की पावर कम होगी ना उसको आप सपोज कर लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास देखो, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये तो हट गया। यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है x³ और एक वेरिएबल है x⁻⁶। तो इसमें जो छोटा वेरिएबल है वो है x³। तो आप x³ को सपोज कर लोगे। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? x³ इज इक्वल टू ए। मैंने x³ को a सपोज कर लिया। ठीक है, अगर x³ a है तो x⁻⁶ क्या होगा? 3 × 2 6 होता है, तो x6 होगा a²। ठीक है, अगर x³ जो है वो a है तो x6 जो है वो a² होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a² -28, x³ की जगह a आ जाएगा, प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो सपोज करने से क्या हुआ, आपकी इक्वेजन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेजन में कन्वर्ट हो गई। और इसको आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर लेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का स्टेप क्या था बेटा? स्टेप 1, स्क्वायर के साथ जो नंबर है और कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करो। तो 27 आ रहे हैं। 27 के फैक्टर्स क्या है? 27 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 3। 28 किससे आएगा? 28 आएगा 27 और 1 से। तो a²
-27a माइनस ए प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन लिया, ए -27, -1 कॉमन लिया, ए -27 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट बाहर से बनेगा a-1, एक ब्रैकेट अंदर से बनेगा a-27। ठीक है, a-1 इज इक्वल टू 0, a-27 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ गई 1 और ए की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास वैल्यूज आई हैं ए की। यहाँ सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, हमसे वैल्यूज मांगी थी एक्स की। तो आपने जो स्टार्ट में ए को सपोज किया था उसको आप वापस रिप्लेस कर दोगे। ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। अब आप क्यूब रूट कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो 1 का क्यूब रूट आएगा 1 और 27 का जो क्यूब रूट है वो आ रहा होगा 3। तो आपके पास आंसर क्या आ गया एक्स के, 1 एंड 3, 1 एंड 3। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। हमारे पास यहाँ सवाल दिया हुआ है x-5√x+6 इज इक्वल टू 0। मैंने आप लोग क्या बताया था, एक कांस्टेंट होगा, दो वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास x है और स्क्वायर रूट है, तो पावर कम किसकी है, x की पावर है 1 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो स्क्वायर रूट की पावर कम है तो हम स्क्वायर रूट को सपोज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बी है तो x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ x चाहिए तो मुझे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करना पड़ेगा, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो x किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के बराबर होगा। बी स्क्वायर -5 रूट एक्स की जगह b आएगा +6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 1 इंटू 6 इज 6। अब 6 किस तरह आएगा भाई, -3 और -2 से। तो बी स्क्वायर -3b -2b +6 इज इक्वल टू 0। बी कॉमन लिया, b-3, -2 कॉमन लिया, b-3। एक ब्रैकेट बाहर से बन गया, एक ब्रैकेट अंदर से बन गया। दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली 0 से इक्वेट करा हम लोगों ने। और हमारे पास b की वैल्यूज आ गई। ठीक है, यहाँ पे सवाल खत्म नहीं हुआ, वापस इसको रूट एक्स से रिप्लेस कर देंगे। एक्स निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये होता है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स में, जिसके आपके पास एक इक्वेशन आती है जो क्वाड्रेटिक टर्म्स में नहीं होती, उसको हमें सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक टर्म्स में बनाना पड़ता है। ठीक है, अब एक सवाल और मैं कराता हूँ, फिर एक सवाल आप लोग कर देना मुझे। x4 - x² - 12 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ये हमारे पास कांस्टेंट है, दो वेरिएबल्स हैं, छोटा वेरिएबल जो है वो x² है, तो x² को हम लोग c सपोज कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, c² -c - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है। 1 इंटू 12, 6 इंटू 2 या फिर 3 इंटू 4, 3 और 4 से 1 आएगा। तो c² -4c + 3c - 12। बेटा आप लोगों को मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो याद है ना, ये तो हमने ओ लेवल मैथ्स में सीखी थी। c कॉमन लिया, c-4 + 3 कॉमन लिया, दो ब्रैकेट्स बने, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करा।
एक आंसर आया -3, एक आंसर आया 4। वापस 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड्स पे। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ -3 कितना आ रहा है? कोई मुझे कैलकुलेटर में डाल के बताए। आपके पास जो है वो मैथ एरर आ रहा होगा। तो मैथ एरर का मतलब क्या है? ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप क्रॉस लगा दोगे। ठीक है। अब जब आप लोग 4 को स्क्वायर रूट करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा, आप लोगों के पास कैलकुलेटर में 2 आ रहा होगा। लेकिन बेटा मैंने आप लोगों को बचपन में भी ये बात बताई थी, ओ लेवल्स में, अभी वापस बता रहा हूँ। जब भी स्क्वायर रूट करेंगे आंसर के साथ प्लस माइनस लाजमी लिखेंगे। ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू +-2। जब भी बेटा आप स्क्वायर रूट कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी इवन नंबर जो पावर इवन में हो, जैसे x4 है, x6 है, जब भी आप वो वाली पावर्स को रिमूव कर रहे होगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ये आपका आंसर आ चुका है। ये एक सवाल है, ये आप लोग मुझे करके दे दें। x की पावर 8 + 16 इज इक्वल टू 17x4। ये सवाल सॉल्व करें और मुझे आंसर्स बताएं। ठीक है बेटा, सब सवाल सॉल्व करो, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ सवाल, आप लोग चेक कर लें अपने आंसर्स। पहले तो बेटा हम लोग 17x4 को यहाँ ले आएंगे ताकि इक्वेशन एक तरफ हो, इक्वल टू 0।
तो x की पावर 8 माइनस 17 x की पावर 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल्स हैं x8 और x4, छोटा वेरिएबल x4 है, तो x4 को आप सपोज कर लोगे, कोई भी रिलेटेड सपोज कर सकते हो, मैं d कर लेता हूँ। तो x4 अगर d है तो x8 d स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 17 d प्लस 16, माइनस 16 माइनस 1 सही होगा, d कॉमन लिया, d माइनस 16, माइनस d कॉमन लिया, और सॉरी माइनस 1 कॉमन लेंगे, d माइनस 16, एक बन गया d माइनस 1, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे। d की वैल्यूज आ गई, हमें चाहिए x की वैल्यूज, तो x की पावर क्या थी 4, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, पावर 4 कर देंगे, इवन नंबर है बेटा तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, प्लस माइनस 1, और 16 का करेंगे तो 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये आपके आंसर्स आ गए, ठीक है, देख लें बेटा, क्लियर है सबको ये? यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सब चैट बॉक्स में बता दें क्या ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स का क्लियर है? तो हम लोग फिर आगे बढ़ें अपने नए टॉपिक पे, जो क्या है फंक्शंस। अली बेटा क्लियर है? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शंस। ठीक है, जब फंक्शन शुरू करते से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। हमारे पास 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे पास भाई? एक हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास लीनियर फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो हमारे पास आता है वो आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। और जो तीसरा फंक्शन है हमारे पास वो है रेसिप्रोकेटिव फंक्शन। रेसिप्रोकेटिव फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन होता है स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? जिसमें x की पावर 2 होती है, जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और रेसिप्रोकेटिव फंक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकेटिव फंक्शन वो होता है जिसमें आपका जो वेरिएबल है ना, जैसे x और y जो वेरिएबल्स होते हैं, ये डिनोमिनेटर के अंदर हो, जैसे y इज इक्वल टू 1/x, या y इज इक्वल टू 1/x+2। अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका रेसिप्रोकेटिव फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर फंक्शंस की, ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन होते हैं एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अब लीनियर फंक्शन में क्या हो रहा होता है? लीनियर फंक्शन में हमारी जो y की वैल्यूज हैं वो x पे डिपेंडेंट होती हैं। क्या होता है भाई? y की वैल्यूज हमारी x पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ लिखते हैं ये बात, वैल्यूज ऑफ y आर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ y आर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ x? ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू
2x+3। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरी x की वैल्यू 1 है, बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मेरी x की वैल्यू 1 है तो मतलब x की जगह 1 आ रहा होगा। 2 × 1 = 2 + 3 = 5। तो y कितना आ रहा होगा? y आ रहा होगा 5। ठीक है, इसी तरह अगर x की वैल्यू मैं 1 से 2 कर दूं, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी 7। किस तरह? x की जगह 2 आएगा, 2 2 ज़र 4, 4 + 3 = 7। ठीक है, अगर मैं x की जगह 0 लिख दूं, x की वैल्यू अगर 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x की जगह 0 रखेंगे, 2 × 0 = 0, 0 + 3 = 3। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोग एक चीज नोट करो कि हो क्या रहा है, जब मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं तो y भी क्या हो रहा है? y भी इंक्रीज हो रहा है। जब मैंने x को 1 से इंक्रीज करके 2 पे लेके गया तो y भी 5 से इंक्रीज होकर 7 पे आ गया। और जब मैंने x को डिक्रीज किया तो y भी क्या हो रहा है? y भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि y जो है वो x पे डिपेंडेंट है। y क्या है x पे? y x पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। तो होता क्या है बच्चों कि अगर एक वेरिएबल जैसे y है, एक वेरिएबल है, वो अगर किसी और वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, जैसे वो x पे डिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ पे y x पे डिपेंडेंट है, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है तो वो उसका फंक्शन बन जाता है। वो उसका क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ y is a function of x। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट था तो वो उसका फंक्शन बन गया। तो अब यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा? y की जगह आ जाएगा f(x). f(x) इज इक्वल टू mx प्लस c। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है तो वो उसका फंक्शन बन जाता है। तो y की जगह मैं क्या लिख दिया? यहाँ पे मैंने लिख दिया y की जगह f(x), मतलब ये इसका फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या बात करी कि अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है तो वो उसका फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे y की जगह क्या आ गया? y की जगह बस f(x) आ गया। ठीक है, अब हमें फंक्शंस के अंदर क्या बात याद रखनी है? तो आपके पास सवाल इस तरह लिखा हुआ होगा, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 2x+3, f(x) इज इक्वल टू 4x+5, इस तरह आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, अब आपको क्या बात याद रखनी है कि जो f(x) की वैल्यूज होती है ना, ये जो फंक्शन है, इसकी जो वैल्यूज होती हैं इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो रेंज। वैल्यूज ऑफ f(x), values of f(x) are known as range। ठीक है, और वैल्यूज ऑफ x are known as डोमेन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया भाई कि f(x) की वैल्यूज जो है वो रेंज होती है और x की वैल्यूज जो है वो डोमेन होती है। ठीक है बच्चों, अब f(x) बेसिकली y की जगह ही आया है ना, तो आप लोगों को क्या बात कर रखनी है आसानी के लिए अपनी, कि जो y की वैल्यूज होती है ना बच्चों वो होती है रेंज, और जो x की वैल्यूज होती हैं वो होती है डोमेन। ठीक है, अभी इसके हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी। अब पहले हम लोग लीनियर फंक्शंस की बात कर लेते हैं। लीनियर फंक्शंस में क्या होता है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि ऑल लीनियर फंक्शंस आर 1-to-1 फंक्शंस।
ऑल लीनियर फंक्शंस आर वन टू वन फंक्शंस। इसका मतलब क्या है? दैट इज फॉर वन वैल्यू वन वैल्यू ऑफ y there is only one value of x। ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे? अगर आपके पास एक लीनियर लाइन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन होगी, तो आप कोई भी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो उस पर एक ही x की वैल्यू आएगी ना। आप कोई भी y की वैल्यू डालो, x का जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है, तो वन टू वन फंक्शन किसको बोलते हैं? एक y पे एक x की वैल्यू आ रही है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। और जितनी भी हमारे लीनियर फंक्शंस हैं, मतलब जिसमें x की पावर वन होगी, 2x+5, 3x+9, 4x-7, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे पास लीनियर फंक्शन होते हैं। मतलब ये सब क्या है? ये सब वन टू वन फंक्शन है। मतलब इनमें एक y की वैल्यू पे एक ही x की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या आपको अगर एक सवाल दिया हुआ है, f of x इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ f of x, फाइंड द रेंज ऑफ f of x। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। फंक्शन दिया हुआ है 2x+3, डोमेन दी हुई है -2 से 3, और आपको बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ f of x। ठीक है, अच्छा भाई एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास जो -2 से लेकर 3 तक ये वैल्यूज दी हुई हैं, ये x की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो जरा मुझे आप लोग की बात बताएं, क्या ये मेरी डोमेन है या ये मेरी रेंज है? ये जो चीज मुझे गिवन है यहाँ पे, ये मेरी डोमेन है या ये मेरी रेंज है? वेरी गुड, ये हमारी डोमेन है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यूज जो हैं वो आपकी डोमेन होती है। ये हमें हमारी डोमेन मिल गई, ये हमारे पास डोमेन है। ठीक है, और अब हमें एग्जामिनर ने हमसे रेंज मांगी है, तो रेंज किस तरह आएगी? जब मैं x की वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यूज आ रही होंगी, जो कि f ऑफ x है यहाँ पे, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? वो हमारी रेंज हो जाएगी। अब एक और तरीका याद कर रखने का है कि अगर आप डोमेन को फंक्शन में इनपुट करोगे, ठीक है, अगर आप डोमेन को फंक्शन में इनपुट करोगे तो जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? वो आपकी रेंज होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप अपने डोमेन को अपने फंक्शन के अंदर इनपुट करोगे तो उसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो आपकी रेंज होगी। देख लेते हैं किस तरह। एफ ऑफ एक्स लिखा आपने यहाँ पे, एक वैल्यू आपके पास 3 और एक -2 है, एक्स की जगह 3 आया और एक्स की जगह -2 आया। 2 3 जार 6, 6 + 3 = 9, 2 × -2 इज -4, -4 + 3 इज -1। ठीक है, तो होगा क्या? x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह रेंज बनेगी, आगे आएगी बड़ी वैल्यू और पीछे आएगी छोटी वैल्यू। तो ये आपकी आ गई रेंज, इसके लिए आपको 1 मार्क मिल गया। ठीक है बेटा, क्या ये कॉन्सेप्ट रेंज का आप लोगों को क्लियर है? प्लीज सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और वो किस तरह निकलती है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं। आपको अगर जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x + 5, और आपको यहाँ पे अब लिखा हुआ है, यहाँ पे x, e और r ये लिखा हुआ है। सर कैन यू प्लीज रिपीट द रेंज पार्ट अगेन? बेटा यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने रेंज मांगी थी, तो रेंज किस तरह आएगी? जो आपकी डोमेन है, जो x की वैल्यूज हैं, उनको जब आप अपने फंक्शन में डालोगे तो जो आंसर आएगा ना, जो आउटपुट होगा, वो आपकी रेंज होगी। तो आपने x की जगह 3 डाला, आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई।
आपने x की जगह -2 डाला, आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी रेंज। ठीक है, तो आपने सेम इनइक्वालिटी को इस तरह यहाँ पे कॉपी करा। x की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हम रेंज की बात कर रहे हैं। बड़ी वैल्यू आगे आई, छोटी वैल्यू पीछे आई। ठीक है बेटा लिजबा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है और ये आपको एक चीज दी हुई है। अच्छा, अब आपको ये बात सबसे पहले रियलाइज करनी है कि x की वैल्यू लिखी हुई है, मतलब ये आपकी डोमेन है। x का क्या मतलब है, ये आपकी डोमेन है। ठीक है, अब ये चीज क्या है भाई, ये चीज आपके पेपर में बहुत ज्यादा आती है, तो आपको पता होना चाहिए सिंबल का मतलब क्या है। इसका मतलब है x रिप्रेजेंट्स ऑल रियल रूट्स, ऑल रियल वैल्यूज। इसका क्या मतलब है, x रिप्रेजेंट्स ऑल रियल वैल्यूज। ये मैं लिख भी रहा हूँ, जब आप लोग बाद में कॉपी कर रहे हैं तो आप लोग भी ये लिख लेना कि इसका मतलब क्या है, x रिप्रेजेंट्स ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल वैल्यूज का मतलब क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इंक्लूड होंगी डोमेन में। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे। तो बच्चों आपको याद रखना है, जब ये चीज आपकी रेंज होगी ना, तो यही सेम चीज आपकी डोमेन भी होगी। अगर सारे रियल नंबर्स आपके डोमेन में आ रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो रेंज में भी ये सारे नंबर्स आ रहे होंगे। लेकिन रेंज में आप एक्स नहीं लिखोगे, रेंज में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो आप लोग क्या लिख रहे होगे, जी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स ऑल रियल रूट्स। ये आपकी रेंज होगी। ठीक है, ये आपकी इस सवाल की क्या है, रेंज। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर होगा आप लोगों को। जो डोमेन थी वही रेंज बन गई, लेकिन यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ फंक्शन दिया होगा वो लिखा हुआ होगा, जी ऑफ एक्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x - 2, x is greater than equal to 0, find the range of h of x। बच्चों रेंज किस तरह आती है, आप अपनी डोमेन को फंक्शन में इनपुट करते हैं, डोमेन को फंक्शन में इनपुट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो आपकी रेंज होगी। ठीक है, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख रहे होगे, 4x की जगह 0 -2, 4 0 0, 0 इंटू -2 इज -2। तो आप इसको लिखोगे किस तरह, एच ऑफ एक्स, जो इनइक्वालिटी यहाँ डोमेन में वही रेंज में होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और आप लोग एक बात नोट करो, यहाँ पे एक एक्स पे एक वाई की वैल्यू आई, एक एक्स पे एक वाई की वैल्यू आई, एक एक्स पे एक वाई की वैल्यू आई। तो ये जितने भी लीनियर फंक्शन थे ये सब क्या हुए, ये सब आपके 1 to 1 फंक्शन हुए, क्योंकि इन सब में एक एक्स पे एक वाई की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, अभी जब हम आगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें केस डिफरेंट हो जाएगा। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि सारे लीनियर फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन होते हैं, मतलब एक वाई पे एक एक्स की वैल्यू ही होगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। थोड़ी सी आगे बात करते हैं, इनवर्स ऑफ अ लीनियर फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, पहले हम लोग इनवर्स निकालना सीख लेते हैं। इनवर्स निकालने के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, पहले वो सीख लेते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, स्टेप 1 हमारे पास है सब्स्टिट्यूट y इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, स्टेप 1 क्या आ गया हमारे पास, सब्स्टिट्यूट y इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्टेप 2 क्या है,
make x the subject, make x the subject, और स्टेप 3 क्या है भाई, सब्स्टिट्यूट f इनवर्स x in place of x and x in the place of y। ठीक है, फिर से बेटा जरा स्टेप्स पढ़ें। पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट y इन प्लेस ऑफ f ऑफ x। स्टेप 2 है मेक x द सब्जेक्ट। स्टेप 3 है सब्स्टिट्यूट f इनवर्स x, ये माइनस का साइन का क्या मतलब है, इनवर्स, इन प्लेस ऑफ x एंड x इन द प्लेस ऑफ y। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है, f ऑफ x आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो हमें क्या पता था भाई कि जब भी इनवर्स निकालना होगा हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, आपके एफ ऑफ एक्स की जगह y आ जाएगा, सब्सटीट्यूट y इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। स्टेप 2 क्या होगा, मेक x द सब्जेक्ट, मेक x द सब्जेक्ट। यहाँ पे आप x को सब्जेक्ट बना लोगे। x सब्जेक्ट किस तरह बनेगा भाई, +3, यहाँ पे वहां जाके -3 हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। अब होगा क्या, स्टेप 3 क्या बोल रहा है, सब्सटीट्यूट f इनवर्स x इन प्लेस ऑफ x। x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, x की जगह आ जाएगा f इनवर्स x। सब्सटीट्यूट f इनवर्स x इन प्लेस ऑफ x एंड x इन द प्लेस ऑफ y, x माइनस 3 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ चुका है। बेटा क्या इनवर्स निकालना क्लियर है आप लोगों को, इनवर्स किस तरह आता है क्लियर है। ठीक है, अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिखा हुआ होगा तो क्या होगा, बस क्या फर्क हो जाएगा, एंड में जो आंसर आ रहा होगा उसमें आप जी इनवर्स एक्स लिखोगे। अगर यहाँ पे एच ऑफ एक्स लिखा होगा तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, एच इनवर्स एक्स लिख रहे होगे। ठीक है, बस ये फर्क होगा। एक और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, कुछ बच्चों से नहीं हो पाता, आप लोग ट्राई करो। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 2x, फाइंड जी इनवर्स एक्स। ये सवाल ट्राई करें, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद सॉल्व करूंगा। इस तरह के सवालों में बच्चे फंस जाते हैं। चेक करो आप लोग से हो रहा है नहीं हो रहा।
अजीबा बेटा, बस मैं 1 मिनट बाद सॉल्व करता हूँ, तो आप अपना आंसर चेक कर लेना। मेरे ख्याल से वैसे सही आया आपका आंसर। ठीक है, सवाल देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, जो भी फंक्शन होगा उसकी जगह y आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5/2x। लेकिन मसला क्या है, अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे हमारे पास 2x है, तो करेंगे क्या, जब भी हमारे पास x एक से ज्यादा होगा तो हम x को एक तरफ ले आएंगे और फिर कॉमन ले लेंगे। तो एक तरफ लाने के लिए 2x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2xy इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब x को हमें एक तरफ लाना है, तो ये 3x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 2xy माइनस 3x इज इक्वल टू 5। अब जब हम लोग x को एक तरफ लाएंगे तो हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब हम लोग x को लेंगे तो ये बन जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और 2y माइनस 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5/2y माइनस 3। और आखिरी स्टेप क्या है, x की जगह उसका इनवर्स, तो g का इनवर्स, g इनवर्स x इज इक्वल टू y की जगह क्या आएगा, x 5/2x-3। ये बच्चों आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। सही बेटा, सब जल्दी से रिप्लाई कर दें। तुलसी अली क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये हमने इनवर्स निकालना सीख लिया। अब हम लोग जरा इनवर्स की रेंज और डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं पॉइंट्स अभी लिखा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ लीनियर फंक्शन। इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा होता है, रेंज एंड डोमेन। रेंज एंड डोमेन। ठीक है, तो हो क्या रहा होता है भाई, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो अभी हमने निकालना सीख लिया है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज द रिफ्लेक्शन, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द of the function in the line y is equal to x। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जो हमारा फंक्शन का इनवर्स आएगा ना, वो फंक्शन का क्या होगा, वो फंक्शन का रिफ्लेक्शन होगा। कौन सी लाइन पे, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पे आपका इनवर्स का फंक्शन और एक्चुअल फंक्शन, ये दोनों क्या होंगे, रिफ्लेक्शन होंगे। ठीक है, अब ये आप लोगों को ग्राफ से और अच्छे से समझ आएगा जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। जो हमारा फंक्शन होगा उसकी जब हम लोग रेंज निकालेंगे, वो आपके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। रेंज ऑफ द फंक्शन बिकम्स द डोमेन
ऑफ द इनवर्स। क्या लिखा हुआ है भाई? फंक्शन की जो रेंज होगी वो इनवर्स की क्या बन जाएगी? बिकम्स द डोमेन ऑफ द इनवर्स। और जो फंक्शन का डोमेन होगा, एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन becomes the range of the inverse। ठीक है, फिर से पॉइंट को पढ़ते हैं कि फंक्शन की जो रेंज होगी वो इनवर्स की क्या बन जाएगी? वो इनवर्स की बन जाएगी डोमेन। और फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इनवर्स की क्या बन जाएगी? रेंज। वैल्यूज जो है वो ऑपोजिट हो रही होंगी। क्या हो रहा होगा? फंक्शन की रेंज इनवर्स की डोमेन बनेगी और फंक्शन की डोमेन इनवर्स की रेंज बनेगी। अच्छा, अभी आप लोग को अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको एक दो एग्जांपल कराऊंगा ना कि सवाल सॉल्व किस तरह हो रहा होता है, तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? इनवर्स कैन ओनली बी इवेल्युएटेड, inverse can only be evaluated for one to one functions, for one to one functions। सिर्फ वन टू वन फंक्शंस का ही इनवर्स निकल सकता है। तो मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में क्या बताया था कि लीनियर फंक्शंस तो होते ही वन टू वन है, मतलब इनवर्स जो है वो सारे लीनियर फंक्शंस के लिए पॉसिबल होगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं, दैट इज इनवर्स इज पॉसिबल फॉर लीनियर फंक्शंस। फुल स्टॉप। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है भाई? कि इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन वन टू वन होगा। और हमने क्लास के स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था कि जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं वो सारे वन टू वन फंक्शंस होते हैं, तो उन सब में इनवर्स क्या होगा? वो इनवर्स पॉसिबल होगा। ठीक है भाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जब सवाल देख रहे होंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह इनवर्स का फंक्शन और जो एक्चुअल फंक्शन है ये दोनों y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, और किस तरह जो है आप फंक्शन की रेंज को इनवर्स की डोमेन बनाते हो और फंक्शन की डोमेन को इनवर्स की रेंज बनाते हो। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है बेटा टॉपिक? फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है और किस तरह हम लोग वो निकालते हैं, क्या ये क्लियर है? और इनवर्स। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहीं से हम लोग अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। कल भी हमारी क्लास 6 बजे ही होगी। अली बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं 6 बजे।